Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने current affair के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 70 का सेशन. I wish you all a very good luck. So the first question is which among of the following is / are correct about Bhima Koregaon incident के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली ये. A battle was fought in Bhima Koregaon between the Peshwa forces and the British on the 1st January 1818. And the second statement is the British army, which comprised mainly of Dalit soldiers, fought the upper caste dominated Peshwa army. And the third statement is British troops defeated the Peshwa army. And your options are A and C only, B only, all of the above, none of the above. So आपको सही स्टेटमेंट बताना है भीमा कोरेगांव इंसिडेंट के बारे में. तो इसका आंसर होगा आपको ऑल ऑफ दी अबव, विच मीन्स आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं. सो आपने द हिंदू में ये आर्टिकल देखा होगा जहाँ से फिर से भीमा कोरेगांव इंसिडेंट एक जो हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ का पार्ट था, तो फिर हमारे लिए इसका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहला बिल्कुल ठीक है, ये आपका पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था आपका 1818 में. ओके, यहाँ पे आपका क्या चीज़ है कि जो आपका ब्रिटिश आर्मी थी, ओके, यहाँ पे आपके दलित सोल्जर्स थे, और ये जो पेशवा आर्मी थी वो ऑब्वियसली आपके क्या थे, ब्राह्मण थे, मतलब कास्ट जो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट जो थी वो यहाँ पे थे. ओके, सो यहाँ पे ये एक तरीके से कास्ट वॉर को एक तरीके से दिखाया जाता है. फिर ब्रिटिश ट्रूप डिफीटेड द पेशवा आर्मी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि ब्रिटिशर्स काफ़ी मॉडर्न आर्मी थी. सो इसी के बारे में फिर ये बता रखा है कि आपका 1 जनवरी 1818 को ये हुआ था. इसमें ब्रिटिश सोल्जर से हमने पढ़ लिया. पेशवा बाजीराव सेकंड हैज़ इंसल्टेड द महार कम्युनिटी. महार कम्युनिटी याद रखिए वही कम्युनिटी है जहाँ से हमारे भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. ओके, सो अम्बेडकर इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इसी कम्युनिटी को आपके जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उन्होंने इंसल्ट किया था क्योंकि उन्होंने आर्मी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को सर्व कर रहे हैं, और मराठास ऑब्वियसली ब्रिटिशर के अगेंस्ट है. They mostly speak Marathi, official language of Maharashtra. They are officially designated as scheduled caste. So ये माहर कास्ट के बारे में बता रहे हैं. One of the last battles of Third Anglo-Maratha War, which ended with the Peshwa domination. तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, यहाँ से हमारा पेशवा डोमिनेशन ख़त्म होना दिख जाता है. बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, इन्होंने आपका 1927 में इस बैटल के बारे में कुछ बोला था, इसलिए फिर ये बैटल इंपॉर्टेंट हो जाता है. Which among of the following does not share border with Ethiopia? Eritrea, Somalia, Tanzania, none of the above. कौन इथोपिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, आपको ये बताना है. सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन तंजानिया नहीं करता है. ये देखा होगा आपने, यहाँ पे जो बात चल रही है ये आपका इथोपियन डायनासोर डैम है जो कि 2019 में जिसका जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ओके, सो इथोपिया इंपॉर्टेंट है तो फिर इसकी जोग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये देखिए, ये रहा आपका इथोपिया, एंड सोमालिया करता है बॉर्डर शेयर, एरिट्रिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, केनिया कर रहा है, सूडान कर रहा है, तंजानिया यहाँ पे बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है. याद रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपकी ये कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रही हैं. सो जो आपकी ब्लू में कंट्रीज़ हैं ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिल रही है, जो कि है हमारी एरिट्रिया, दैन वी हैव डिजुबती, दैन वी हैव सोमालिया एंड इथोपिया. तो ये सब हमारे क्या हैं जो कि आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काउंट होते हैं. Genome sequencing is figuring out the order of DNA nucleotides or bases in genome, the order of adenine, cytosine, guanine and thymine that make up an organism's DNA. Human genome is made up of 23 chromosome pair with a total about 3 billion DNA pair base pairs. And your options are A only, B only, both or none. So genome sequencing के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है. आंसर होगा इसका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही है. तो ये देखा होगा आपने, दिल्ली गेट्स इट्स ओन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब. सो वैसे भी आपका जब से कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज़ रहा है तो जीनोम सीक्वेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और ये वैसे भी डिजीज़ से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली ये होता क्या है, यहाँ पे आपका जो डीएनए है जिसमें आपका न्यूक्लियोटाइड, जो कि इसमें आपका एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमाइन ये सब होता है आपका. तो यहाँ पे किस तरीके से ये जीनोम में इस तरीके से आपका मेकअप करते हैं कि वो डिजीज़ से फाइट करें. ह्यूमन जीनोम जो होता है इसमें 23 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, बिल्कुल ठीक है. अबाउट 3 बिलियन डीएनए पेयर. देखिए क्वेश्चन में अबाउट 3 बिलियन था ना, तो हम इसको सही कर सकते थे क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट के अराउंड बता रहा है. ओके, एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं पूछते हैं वो कि 3 बिलियन था कि क्या था. देयर आर 24 डिस्टिंक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोमल्स होते हैं, प्लस आपके जिसमें आपके डिटरमाइनिंग XY क्रोमोसोम होते हैं. ये XY क्रोमोसोम वही होते हैं जो किसी भी आपके जो चाइल्ड होता है उसका जिसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं. फिर हमारा जो सोमेटिक सेल होते हैं यहाँ पे एक कॉपी होगी क्रोमोसोम्स की, और ये सब आपका इसी के बारे में आगे बता रखा है, इसको रीड कर सकते हैं.
Which among of the following is correct about United Nations Population Fund? It is a subsidiary organ of United Nations General Assembly and works as a sexual and reproductive health agency. It was established as a trust fund in 1957 and began operation in 1959. Your options are A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement. आंसर होगा इसका नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही गलत हो जाते हैं यहाँ पे. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो द हिंदू में आर्टिकल था आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे करके, तो यहाँ पे फिर एक और इसकी आर्टिकल में बात होती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से रिगार्डिंग बात होती है. सो ये आपका सब्सिडरी ऑर्गन है. तो आई गेस यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ये आपका नन नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका ए ओनली. ओके, इसका आंसर ए ओनली इसलिए होगा क्योंकि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है कि ये सब्सिडरी ऑर्गन है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का. दूसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि 1957 नहीं, 1967 है. ओके, और ये भी आपका गलत है, ऑपरेशन भी गलत है. सो आपका ये कब बना था? 1967 में बना था. इसका ऑपरेशन आपका 1916 में स्टार्ट हो गया था ये. फिर इसको ऑफिशियली रीनेम किया गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के उसमें. फिर यहाँ पे ये डायरेक्टली काम करता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, SDG नंबर 3 हेल्थ, 4 एजुकेशन एंड 5 आपका जेंडर इक्वालिटी. ये एक रिपोर्ट भी निकालते हैं जिसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट भी कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. Consider the following statement. The headline inflation supply simply refers to the inflation in CPI. CPI आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है. ओके, और यहाँ पे covering all the categories of goods and services. The core inflation excludes the volatile categories such as food and fuel in order to measure the increase in price of goods and services. And your options are one only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So आपको करेक्ट बताना है दोनों में. आंसर होगा इसका सी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है. सो ये बोल रहे हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है इसमें आपका जो इन्फ्लेशन आपका CPI में होगा और ऑल कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो आपका ऑल कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ गया आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन. फिर जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं सो हम वॉलेटाइल कैटेगरीज जैसे जो फूड हो गया, ओके, आपका फ्यूल हो गया, इसको एक्सक्लूड करेंगे और फिर हम इसे कैलकुलेट करते हैं. Consider the following statement to collect the rate of inflation. The price of goods and service in the current month are compared with the price in the corresponding month of the previous year. If the denominator base value is lower, the inflation rate in the current year would be higher. आपको सही बताना है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So you have to find the correct statement. अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इसमें. आंसर होगा इसका सी, दोनों स्टेटमेंट सही है. तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि अगर आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना है सो हम इसमें क्या करेंगे, जो कि करंट आपका प्राइस है उसको कंपेयर करेंगे एक प्रीवियस ईयर से. सो हमें रेट पता चलेगा कि कितना बढ़ा है कितना घटा है. फिर ये बोल रहा है कि अगर जो डिनोमिनेटर है, जो बेस है, अगर इसकी वैल्यू कम होगी सो हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा ये आपका ज़्यादा होगा. विच मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के, सॉरी रेट ऑफ इन्फ्लेशन के. जितना ज़्यादा आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर पे डिजिट होगी, बेस जितना ज़्यादा होगा उतना कम आपका इन्फ्लेशन होगा, और जितना कम ये होगा उतना ज़्यादा ये होगा. Which among of the following is slash are correct? A gilt account can be compared with a bank account except the money is debited or credited with a treasury bill or government securities instead of money. In other words, it's an account for holding government securities. A retail investor is someone who buys and sell equity shares and commodity contract and mutual funds or exchange traded fund through traditional or online brokerage firms or other type of investment account. Your options are A only, B only, both are none. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप इससे स्किप कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज़ हुई हैं तो दिमाग थोड़ा घूम सकता है. आंसर वैसे इसका बोथ है, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो पहला गिल्ट अकाउंट की बात करें तो ये वही अकाउंट होते हैं, बस यहाँ पे आपका क्या होगा, एक्सेप्ट अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड विद ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अच्छा चलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको और समझाऊंगी तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. इकोनॉमिक्स में जब ये डिस्कस करेंगे हम आगे तो हम उसमें उसको वहाँ पर पढ़ लेंगे. What is the protection status of Irrawaddy dolphin in IUCN Red List? Endangered, critically endangered, vulnerable, none of the above. So इसमें इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये. आंसर होगा इसका ए, विच मीन्स एंडेंजर्ड. सो आपका प्रोटेक्शन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड. 9th क्वेश्चन, बेल्फोर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू सूडान, अफगानिस्तान, पैलेस्टीन, नन ऑफ द अबव. सो बेल्फोर डिक्लेरेशन किसी से रिलेट करता है? आंसर होगा यहाँ पे
सी विच मीन्स आपका पैलेस्टीन से रिलेट करता है बेल्फोर डिक्लेरेशन. ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का. फोर्टलेजर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड देन वी हैव इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो आपको बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेट करता है. और लास्ट आपका ऑप्शन है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक. आंसर होगा इसका, ओके दैट्स नॉट बी, ये ज़्यादा मिस्टेक होगी. इसका आंसर बी नहीं होगा, ये ए होगा, क्योंकि ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेट करता है. ओके, सो आपका जो 10th वाला आंसर है इसका आंसर आपका ए होगा, याद रखिएगा. न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था. और किसके थ्रू हुआ था? ये आपका फोर्टलेजर डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था. ओके, इसका आंसर ये है, याद रखिएगा. सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन. आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा. थैंक यू सो मच.